आप देख रहे हैं मेरे चैनल आरिफ बायोलॉजी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक्स के हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आज हम देखते हैं डीएनए का लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है। हर्शी एंड चेज ने 1952 में फाइनल एक्सपेरिमेंट दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले बहुत सारी लड़ाई हुई साइंटिफिक कम्युनिटी में, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली, वेदर इट इज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। सो 1952 में हर्शी एंड चेज ने फाइनल एक्सपेरिमेंट दिया, और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का नाम जैसे रख दिया ट्रांसडक्शन मेथड। ट्रांसडक्शन मेथड सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ट्रांसडक्शन मेथड हम देखते हैं। पहले ट्रांसडक्शन मेथड में हर्शी एंड चेज ने कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हम बोल सकते हैं इस्तेमाल किए। फर्स्ट दे टूक एस्टेरी कोली, वी नो एस्टेरी कोली। सेकंड मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सेकंड इज बैक्टीरियोफाज और T2phage. This is not actually bacteria. This is a virus, bacteriophage, which cause virus in bacterium. That's why it's called bacteriophage. And the third equipment was radioactive isotopes. Like phosphorus and sulfur. Sulfur 35 होता है, phosphorus 32। हमको पता है phosphorus जो नॉर्मल होता है 30 एंड सल्फर 32। अब ये रेडियो एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई इट्स 35 एंड इट्स 32। ये तो हमें पता है, लेकिन ये चीजें डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रांसडक्शन के बारे में जान लेते हैं, बैक्टीरियोफाज के बारे में जान लेते हैं, एस्टेरी कोली के बारे में। देन वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपको पता है, बैक्टीरिया में 3 किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है, कंजुगेशन होती है। एंड लाइक दैट ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, व्हेनेवर क्या होता है, जब भी एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरियम में एंटर हो जाता है, मतलब इस बैक्टीरिया में जो होस्ट डीएनए आएगा, होस्ट मीन्स विच इज नॉट इट्स ओन डीएनए, मगर ये डीएनए किसके साथ आएगा, विद द हेल्प ऑफ वायरस बैक्टीरियोफेज। वायरस बैक्टीरियोफाज। जब इस बैक्टीरियोफाज से ये डीएनए इसमें आ जाता है नए बैक्टीरियम में, इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये तो हमें पता है और ये सिंपल है। लेकिन अब हम सोचने की बात है, ये बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियोफाज है, ये इसमें वायरस कहते हैं डीएनए कैसे इंसर्ट करेगा, बिकॉज वी नो वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे आर, हमें वायरस के फीचर जो मालूम है, दे आर इनर्ट, क्रिस्टलाइन एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल एंड लिविंग इनसाइड द लिविंग सेल। सो जब भी ये बैक्टीरियम किसी बैक्टीरियोफाज किसी भी बैक्टीरियम के अंदर चला जाता है तो यह मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई मीन्स ग्रोथ। इट शो इट्स ग्रोथ, इट शो इट्स ग्रोथ। ये अपनी ग्रोथ यहाँ दिखाता है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के साथ ही अपना डीएनए हम सिंथेसिस कर देता है। और हमें यह भी पता होगा बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। जो इसकी ये लेयर होती है वायर की, इसे हम कहते हैं कैस्पिड। वी नो viruses have outer protein layer that we called caspid, and in prokaryotes bacteria we called capsule or mucilaginous sheet, and inside the capsule there is present a genetic material, that's DNA. We know in bacteriophage there is a genetic material DNA, but it's double stranded DNA. हम इसे commonly कहते हैं T2phage। इसमें और एक भी है जिसे हम कहते हैं T4phage। So ये T2phage हो गया वायरस। और अब और एक बात, एस्टेरी कोली। एस्टेरी कोली हमें पता है, जिसे हम ई कोली के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में भी पाई जाती हैं, हाँ, जो कि एस्केरी काज करती हैं, दिस एस्टेरी कोली। एंड अब हम देखते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट की तरफ से चलते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। फर्स्ट व्हाट दे डिड, दे टुक 2 सस्पेंशंस। द फर्स्ट सस्पेंशन वाज, पहले में क्या था, फास्फोरस 32 एंड दूसरे में सल्फर 35। मगर ये सोचने की बात है, हमें पता है फास्फोरस जो होता है रेडियो एक्टिविटी या नॉर्मल भी हो,
phosphorus only found in DNA. Phosphorus is a constituent of DNA. Phosphorus हमें कभी भी RNA में ये प्रोटीन में नहीं मिलेगा. And we know this sulfur is a constituent of protein. हाँ, एक खास बात है, sulfur also found in 2 amino acids like we have methionine and cysteine. Sulfur also हमें इन 2 अमीनो एसिड में भी पाया जा सकता है. किस में? मिथायोनिन एंड सिस्टीन. लेकिन यूजुअली हमें देखना है सल्फर मोस्टली फाउंड इन प्रोटीन. उन्होंने ऐसा काम किया कि जो ये सल्फर है, एक अलग सल्फर और फास्फोरस इसलिए लिया ताकि ये जो फास्फोरस है ये प्रोटीन में कभी नहीं मिलेगा और ये जो सल्फर है ये डीएनए में कभी नहीं मिलेगा. कभी कभार क्या हो सकता है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई Hershey case do not use nitrogen, because we know nitrogen is present in both protein and DNA as well. So यहाँ तक ये तो इंफॉर्मेशन थी. अब मैं क्या बोल रहा था इससे पहले कि हम देखते हैं पहले इनने 2 सस्पेंशन लिए. दे टू सस्पेंशन. फर्स्ट वन वाज phosphorus 32. Second was second suspension contained sulfur 35. Sulfur 35. अच्छी बात है. तो क्या हुआ, इन्होंने इस सस्पेंशन में अब बैक्टीरियोफेज को ऐड करना है, बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन हमें पता है वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स. वायरस को हमेशा कोई लिविंग ऐसी जो हम कह सकते हैं चाहिए, लिविंग सेल चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओब्लिगेट पैरासाइट्स. अब हमें इसमें बैक्टीरियोफेज तो डालना है, लेकिन वो ग्रो किसमें करेगा? एस्चेरी कोली में. सो इस सस्पेंशन में हमने क्या डाल दिया? T2Phage. इजी है, अंडरस्टैंड कर लेना. नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा. इसमें भी इन्होंने क्या डाल दिया? T2Phage. T2Phage के साथ इन्होंने क्या ऐड किया, कर दिया? ई कोले. यहां भी ई कोले, इसमें भी अब ई कोले. अब जो बैक्टीरियोफेज है, अब ये एस्केरियो कोले के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी डीएनए की कॉपी बनाएगा. लेकिन इन ऑर्डर टू मेक डीएनए, इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन, हमें पता है वायरस को तो बैक्टीरियोफेज को जो आउटर ऐसे लेयर होती है कैस्पिड की बाहर की बनानी है, ये प्रोटीन की बनी होती है. और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो तो फास्फोरस की बनी हुई है. इसे अब फास्फोरस, ये प्रोटीन भी बनाना है, ये भी बनाना है, दोनों चीजें बनानी है. बनाने के लिए इसे फास्फोरस चाहिए और सल्फर भी चाहिए. बैक्टीरियोफेज नीड्स बोथ सल्फर एंड फास्फोरस एज वेल. सो बैक्टीरियोफेज ये जो डीएनए के लिए फास्फोरस है वो इस सस्पेंशन से उठा लेगा, इस सस्पेंशन से वो फास्फोरस उठा लेगा. और प्रोटीन बनाने के लिए क्या करेगा? इस सस्पेंशन से सल्फर उठा लेगा. इजी है. अब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई. यहां भी सेम होगा, मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई होने के बाद जो है यहाँ इसने जितना भी फास्फोरस चाहिए T2Phage को कैस्पिड बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक हियर द प्रोटीन लेयर, जितना भी इसे सल्फर चाहिए. सो दिस बैक्टीरियोफेज सिंपली टेक अप दिस सल्फर एंड फास्फोरस फ्रॉम दीस टू सस्पेंशंस. सो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? हमें नए T2Phage मिल जाएंगे. T2Phage. Here we also get T2Phage. But this T2Phage, this and these are not same. These are different and these have radioactivity isotopes. Like here contains this phosphorus 32 and here is present sulfur 35. अब हमें क्या इससे मालूम होता है कि फास्फोरस, सल्फर, रेडियोएक्टिविटी अब T2Phage में हमें पाई जा सकती है. अब इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं. देखिए एक्सपेरिमेंट हम अब स्टार्ट करने वाले हैं. Hershey एंड चेज ने क्या किया? इन्होंने अब दोनों बैक्टीरियोफेज को उठा लिया, T2Phage, और इसमें क्या होगा? विद फास्फोरस 32. हियर T2Phage विद सल्फर 35. ये तो हमें पता है. अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस T2Phage को इन्होंने अब और मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई नहीं करना है, दरअसल इनको इंजेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. ट्रांसडक्शन करनी है किसमें? एस्चेरी कोले में. एंड दे टुक फ्रेश एस्चेरी कोले. This is fresh E. coli. This is fresh E. coli. This is fresh E. coli and this is also a fresh E. coli. And इस सस्पेंशन में ये जो बैक्टीरियोफेज है ये हमने इसमें भर देने हैं इस एस्चेरी कोले में. जब ये फ्रेश T2Phage इस एस्चेरी कोले में जाएंगे, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है यहाँ पर हम वो करेंगे, हम इसे कहते हैं ब्लेंडिंग.
और एगिटेटिंग। एगिटेटिंग या हम इसे कहते हैं स्टायरिंग या ब्लेंडिंग। इसका मतलब क्या है, सिंपली मैं आपको यहाँ बोलता हूँ। जब हम फ्रेश कोले को फ्रेश इकोले का जो सस्पेंशन है या इकोले सिंपली है, इसमें टी टू फॉज ऐड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एगिटेट करना होगा, ये ब्लेंडिंग करनी होगी, स्टायरिंग करेंगे हम किसी ट्यूब में लेकर। क्यों करेंगे, ताकि जो ये टी टू फॉज है ये एस्टेरिक कोले के अंदर चले जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बात यहाँ जरूरी जाननी है कि जब भी ये टी टू फॉज सेल के अंदर जाएगा, ये कोले मान लो, ये फॉज मान लो आप, जब भी ये फॉज सेल के अंदर जाएगा, ये सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ही इनसाइड इंसर्ट कर देती है ई कोले में, ना कि प्रोटीन लेयर। प्रोटीन लेयर आउट ले जाती है। दिस प्रोटीन लेयर डजंट गेट इंसर्टेड इनटू एस्टेरिक कोले और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ क्या होगा, एगिटेटिंग या ब्लेंडिंग करने के बाद क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दिस डीएनए इस कोले ई कोले में चला जाएगा। सही बात है, ये हमने यहाँ पर करना है। ब्लेंडिंग करने के बाद क्या होगा कि ये इस कोले में अब बैक्टीरियोफाज चला गया होगा। अब हमें कौन सा सस्पेंशन होगा, ई कोले एंड वी आल्सो हैव ई कोले एंड फॉज, T2 फॉज। Here we also have E. coli and T2 फॉज। यहां तक तो सिंपल है, फिर एक बार मैं बता देता हूं। T2 फॉज को हमने उठाया, T2 फॉज में जो रेडियो एक्टिविटी थी, phosphorus 32 and here T2 फॉज with sulfur 35. This is a constituent of protein, this is a constituent of DNA and we took a fresh Escherichia coli। fresh Escherichia coli में insert ट्रांसडक्शन कर दी इस T2 फॉज की। T2 फॉज की जब ट्रांसडक्शन कर दी, इसके बाद हमने एगिटेट ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग शुरू होने के बाद क्या हो गया, हमें Escherichia coli मिल गई और T2 फॉज मिल गया। हमें तो यहाँ पता है कि आज जेनेटिक मटेरियल इनसाइड चला गया, लेकिन उस वक्त उन्हें देखना था दरअसल एस्टेरिक कोले के अंदर क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा, डीएनए जाएगा। अब उनको एक सस्पेंशन मिल गया, ये एस्टेरिक कोले T2 फॉज, हियर दे आल्सो गेट एस्टेरिक कोले विद T2 फॉज। इसके अंदर भी T2 फॉज होगा, इसके अंदर भी T2 फॉज होगा, ऑब्वियसली यहाँ भी हमने ट्रांसडक्शन कर दी। इसके बाद इन्होंने और एक स्टेप किया, उस स्टेप का नाम है सेंट्रिफ्यूगेशन। सेंट्रिफ्यूगेशन करने के बाद क्या, अब ये इसे सेपरेट करेंगे। अब ये इसे रेडियो एक्टिविटी के लिए चेक करेंगे। अब इसको चेक करेंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए, देखेंगे कि एस्टेरिक कोले के अंदर हमें क्या मिलेगा, एस्टेरिक कोले के अंदर हमें क्या मिलेगा। सिंपली व्हेन दे डिड दिस सेंट्रिफ्यूगेशन, आफ्टर सेंट्रिफ्यूगेशन व्हाट दे ऑब्जर्व हियर, उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर जो है रेडियो एक्टिविटी पाई गई। मीन्स इन्होंने देखा ये जो एस्टेरिक कोले के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए थे, जरूरी है बैक्टीरिया बनेंगे, व्हेन दिस T2 multiply inside this Escherichia coli and this bacteriophage makes its multiple copies inside the Escherichia coli. So जब ये Escherichia coli के हमने सेंट्रिफ्यूगेशन की या रेडियो एक्टिविटी के लिए चेक किया, so we found उन्होंने वहाँ उनको क्या मिला, वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनको मिली E. coli के अंदर। जब उन्होंने देखा उनको रेडियो एक्टिविटी सिंपली मिली। सिंपली उन्होंने क्या देखा, इस जो के अंदर जो नए बैक्टीरियोफाज थे उनके अंदर phosphorus 32 प्रेजेंट था, phosphorus 32 प्रेजेंट था। बट जब उन्होंने इसके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी चेक की या सेंट्रिफ्यूगेशन की, इसके बाद क्या देखा, दिस वाज नॉर्मल, ये नॉर्मल थी। एंड T2 फॉज वाज आल्सो नॉर्मल। यहाँ T2 फॉज ने जो मल्टीप्लाई की थी वो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई की थी, क्योंकि इसने सल्फर उठाया था, लेकिन वो कैस्पिड बनाने के लिए। अब क्या हो गया था, कैस्पिड जो था वो बाहर ही गिर गया था, आउट इनसाइड द सेल नहीं गया था। तो यहाँ उन्होंने क्या देखा, दिस वाज विदाउट radio activity। So this was without radioactivity and this was with radioactivity। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट हो सकता है और अपने जो ट्रेट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि द फास्फोरस इज द ओनली कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए एंड सल्फर डजंट, प्रोटीन डजंट। इस चीज से हमें प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज फाइनल, एंड हम इसे फाइनल भी कह सकते हैं या अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको ऑब्जेक्ट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फोन पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।